एनीवेज, अभी जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ इनको भी मैं इसका क्रक्स देने जा रहा हूँ ताकि आपको मेजर कॉन्सेप्ट्स हो और उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको, जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वॉइस के बारे में बता के मैं मॉडल वर्ब्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वॉइस के बारे में ज़हन में रखो कि जब हम ये लफ्ज पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉइस क्या चीज है, क्योंकि ये आप सिर्फ इस तरह से ये ज़हन में रखते हो कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये होगा तो आप कहते हो जी एक्टिव है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना। और अगर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और बाय लगा के सब्जेक्ट हो तो आप इसको कहते हो, यही चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं कि जी ये एक्टिव, ये पैसिव वॉइस है, राइट। अब ये फॉर्मूला वाइज तो आपको सबको पता होता है, मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा, लेकिन मैं साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। तमाम चीजों के पता होने के बावजूद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल रिमेन कंफ्यूज्ड एज टू वेयर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल कहां है। तो इसलिए है कि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो लेट मी मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर कि वॉइस का मतलब होता है स्टाइल या अंदाज। आप एक बात को दो अंदाजों में कहने के बाय डिफॉल्ट आदी होते हैं, बाय डिफॉल्ट। इट्स नॉट कि ये सब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अंग्रेजी में है, दे आर इन ऑलमोस्ट मेनी लैंग्वेजेस, बिकॉज इट इज द अंदाजे गुफ्तगू, इट मीन्स अंदाजे गुफ्तगू, द वे यू से समथिंग, द वे यू से समथिंग। नाउ देयर आर टू वेज टू से समथिंग। अगर आप कोई बात का मैसेज जो दे रहे हैं उसके बारे में आपको पता है कि ये बात किससे रिलेटेड है और किसने की है, तो आप एक्टिव अंदाजे गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने उनको बता दिया है, मैंने उनको बता दिया, दिस इज एन एक्टिव अंदाज। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये काम बताने वाला किसने किया है, या आप इसका नाम छुपाना चाह रहे हो, हिडन रखना चाह रहे हो, तो आप कहोगे उन्हें पता चल गया है। अब डेफिनेटली उनको खुद ब खुद तो नहीं पता चल सकता, somebody has told them, लेकिन आपने ये अंदाज इख्तियार किया। क्यों इख्तियार किया? या तो वाकई आपको पता नहीं था, कैसे पता चल गया? मिसाल के तौर पर अगला बंदा कहता है किसने बताया, तुम कहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि उनको पता चल गया। ये जो उनको पता चल गया है ये पैसिव अंदाजे गुफ्तगू है, क्योंकि पैसिव का मतलब होता है सुस्त, छुपा हुआ, पीछे की तरफ। देखिए इस फॉर्मूले में भी वो एंड पे आ जाता है, पीछे चला जाता है, और जिसपे सामने नजर आ रहा है उसको हम एक्टिव अंदाजे गुफ्तगू कहते हैं। आप जैसे बच्चों को अगर मैं ये कहूँ, आपको स्टूडेंट्स को मैं कहूँ भाई भाई रिजल्ट आ गया आपका, तो आपका रिजल्ट कुछ पाँव पे तो चल के नहीं आया, somebody has announced the result, लेकिन मैंने ये लफ्ज यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि आप सब सीएसएस के स्टूडेंट और सीएसएस को पता है कि एफपीएससी रिजल्ट दिखाता है। तो जहां पर अंडरस्टूड है वहां पर मैंने पैसिव का अंदाजे गुफ्तगू इख्तियार कर लिया। अब आपका सवाल हो सकता है कि जब बाय सब्जेक्ट लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं उस वक्त क्यों करते हैं? उस वक्त भी आपके टीचर्स ने आपको बताया कि जी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना होता है, तो ये गलत बताया होता है। ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस नहीं करना होता, उसके एक मीनिंग को कन्वे करना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी क्लास में जुमला लिखा था, आई डोंट ड्रिंक मिल्क। ये एक्टिव अंदाज है, ये मैं अपनी रूटीन बता रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं ये बता रहा हूं कि भाई मुझे दूध शूध पीने की पीता नहीं हूं नॉर्मली। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुझे लाइक या इस पर डिसलाइकिंग का कोई जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी, तो इसका 100% मतलब है कि मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं डिसलाइकनेस। इसलिए मैंने इस अंदाज को इख्तियार किया क्योंकि इसमें मेरी डिसलाइकनेस ज्यादा अच्छे अंदाज में वाजिया नजर हो रही है। तो चूंकि मैं अपनी डिसलाइकनेस को खुल के बयान करना चाहता था, लिहाजा मैंने ये अंदाजे गुफ्तगू इख्तियार किया। और भाई दूध ये नहीं मुझसे पिया जाता। तो पैसिव वॉइस वॉइस जो है वो वॉइस अंदाजे गुफ्तगू को कहते हैं। एक अंदाजे गुफ्तगू आप उस वक्त इख्तियार करते हैं जब आप नॉर्मल बात कर रहे हैं और आपको डूअर का पता है। दूसरा अंदाजे गुफ्तगू आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप डूअर के बारे में ना तो खुद जानते हैं या फिर छुपाना चाहते हैं, या डूअर की मौजूदगी में भी अगर ये अंदाज इख्तियार करें तो उससे रिलेटेड एक अंडरलाइन बात को, इन डेप्थ बात को कन्वे करना चाह रहे हैं। अब यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले को एनालाइज करें तो जो पूरी ग्रामर है आप सबको पता है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता।
सब्जेक्ट हम में से कोई होगा, मैं, तुम, आप, हम सब, ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, टीम, गवर्नमेंट, फलाना फलाना जो भी होगा। ऑब्जेक्ट भी हम में से कोई एक होता है। असल चीज होती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्यों हेल्पिंग, आज इंपॉर्टेंट चीज ये होती है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है, इसको मैंने आपको बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि ये सिचुएशन डिस्क्राइबर है। ये दो चीजों को बयान करता है। जो हेल्पिंग वर्ब है, आई कॉल इट सिचुएशनल डिस्क्राइबर। सिचुएशन डिस्क्राइबर, ये कोई किताबों में नहीं लिखी हुई, ये मेरी तखलीक है, किताबों में नहीं लिखी होगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिचुएशन डिस्क्राइबर है। वो क्यों है? मैंने कॉमन सेंस की बात बताई थी। बिकॉज इट टॉक्स अबाउट टाइम एंड सिचुएशन। ये टाइम एंड सिचुएशन के बारे में बात करता है। मिसाल के तौर पर मैं जब ये कहता हूं, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मैं इस वक्त क्लास में हूं या क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपनी एक सिचुएशन बता रहा हूं कि मैं इस वक्त अपने प्रोसेस पे लगा हूं। ये मेरी सिचुएशन है जिसमें मैं फंसा हूं, काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। और टाइम कौन सा है? हूं की वजह से पता चल गया कि ये प्रेजेंट टाइम। ठीक है, जब तुमने मुझे कॉल की थी, मैं क्लास में था, तो था ने मुझे टाइम बताया, और क्लास में डेफिनेटली कुछ कर रहा था, तो वो मेरी कंटिन्यूटी की सिचुएशन बयान कर देगी। तो ये सिचुएशन डिस्क्राइबर है। इसके मुताबिक जैसे जैसे ये चेंज होगा, वैसे वैसे इससे पता चलेगा कि कौन से टाइम में आप चले गए हैं और कौन सी सिचुएशन इस वक्त आपकी सिचुएशन में है। और इसके मुताबिक वर्ब जो एक्शन है उसकी शक्ल चेंज होती है। ये कॉमन फैक्टर है, पूरी ग्रामर इसी के ऊपर बेस करती है। अगर आपको सारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं, सही पता हो कि हर हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, वो किस सिचुएशन को बयान कर रहे हैं और वो किस टाइम की बात कर रहे हैं और उसके साथ किस तरह की शक्ल लगेगी वर्ब की, तो आपका जुमला कंप्लीट हो सकता है, जिसके ऊपर आज आगे मैंने मॉडल वर्ब में बात करनी है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब उसी तरह से इस्तेमाल होंगे, यानी जिस जगह पे हेल्पिंग वर्ब पहले था वहीं पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं होगा। जहां पे वर्ब था वहीं पे वर्ब रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन वो जो डिफरेंस है वो क्या है, वो जरा समझ लें। पहली बात यह है कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बल्कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पैसिव वॉइस में ऑलवेज, ये गौर से देखना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, पहली बात। अब गौर से इसी जुमले को देखो, ये जुमला भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ये जुमला भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी की पैसिव वॉइस। दिस प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे। ये प्रोजेक्ट कल खत्म हो जाना चाहिए था। ये प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, ये कल खत्म हो जाना चाहिए था। सो जैसे शुड, मस्ट, और टू, कुड, माइट, वुड के साथ हैव लगे तो थर्ड फॉर्म लगाएं और जुमला वो होगा एक्टिव का, मगर कब में होगा? पास्ट में होगा, पास्ट टेंस का होगा। जैसे यू, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, और टू हैव के साथ बिन लगाएं और फिर थर्ड फॉर्म लगाएं तो वो जुमला पैसिव होगा पास्ट का ही। ठीक है जी। और फर्क मैंने बता दिया कि यू शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ का मतलब तुम्हें सच बोलना चाहिए था। यू मस्ट हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम्हें सच लाजमी बोलना चाहिए था। यू ऑट टू हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम्हें हर हाल में सच बोलना चाहिए था क्योंकि ये तुम्हारा अखलाकी फर्ज है। यू कुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम सच बोल सकते थे। यू माइट हैव स्पोकन द ट्रूथ, हो सकता है तुमने सच बोला हो। यू वुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, सच बोला होगा। ये हो गए एक्टिव फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या होगा? ये प्रोजेक्ट कल खत्म हो जाना चाहिए था। दिस प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, लाजमी खत्म हो जाना चाहिए था। दिस प्रोजेक्ट मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, हो सकता है ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया हो। दिस प्रोजेक्ट माइट हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, ये प्रोजेक्ट कल खत्म हो गया होगा। दिस प्रोजेक्ट वुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, ये कल खत्म हो सकता था। दिस कुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे। तो ये सारे पैसे इस फॉर्म में आ जाएंगे। आई होप कि जो कुछ बेस्ट मैं डिलीवर कर सकता था आपको आइडिया हो गया होगा। नाउ यू जस्ट गो बैक टू योर होम्स, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, ग्रामर को जरूर पढ़ें, एक्स्ट्रा चीजें डिटेल में पढ़ें। यू विल हैव एन आइडिया ऑफ दिस। ठीक है जी। एक बच्चे ने सवाल चूंकि कर दिया था कि हैव हैड क्या आएगा, उसका जवाब मैं दे दूं। जब भी हैज या हैव या हैड, सुन ले दोबारा से,
जब भी हैज, हैव और हैड ऑलरेडी लगा और फिर हैड आ जाए, पहली बात तो ये याद रखें कि हैज, हैव, हैड जब आएगा तो दोबारा बाद में हैड ही आएगा। ये जो पहला हैज, हैव, हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये जो हैड है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन उस वर्ब की जगह यूज हो रहा है जो अंडरस्टूड है। मिसाल के तौर पर आई हैव हैड माई वर्क का मतलब आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव हैड माई मील का मतलब आई हैव ईटन माई मील, उन जगहों पे इस्तेमाल होता है बेटे जी। आई होप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव मेड क्लियर जी। अब इनका ऑन कर दें और मैं आखिरी अलविदा कर दूं इनको। दे हैव गॉट एन आइडिया, नोट इन्होंने कर लिया होगा, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने सारी चीजें बता दी हैं। आई वुड सिंपली से वर्क हार्ड लिटिल ऑब्वियसली ऑन यू, सब कुछ ही चीज हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। कल या परसों आपको नरेशन का दे देंगे। ठीक है जी, गुड। किसी बच्चे ने ये बोला था ये बेटा सच बोलना चाहिए था। पास्ट पे करेंगे, यू ought to have spoken the truth, ये पास्ट में है जी, ठीक है। और तर्जुमा मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत सी चीजें ठीक होगी, अब कुछ काम आपको खुद करना है। रेमंड मर्फी इज गुड जी, कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। शेल विल का डिफरेंस सिर्फ आई वी के साथ शेल आता है और बाकी ही शीट के साथ विल आता है, और अगर उनको रिवर्स करना हो लाजमी के करना हो तो वो विल और शेल को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इतना काफी है, अब आप प्रैक्टिस करें, कुछ चीजें आप खुद से करें, इंशाल्लाह सारी ठीक हो जाएगी। डायरेक्ट इंडायरेक्ट मैंने जी करवा दी हूँ, नरेशन मैंने करवाई हुई है क्लास में, इसलिए उसको दोबारा रिपीट करना जरूरी नहीं है जी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। हैव स्पोकन द ट्रुथ, ऑट टू हैव, हैड नहीं आता बेटे, ऑट टू हैव होता है। हैव 10 दफा कहा है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। चलें अब मैं जा रहा हूँ, इजाजत, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज। खुद ब खुद तो नहीं यूज हो जाती, कोई यूज करता है ना, उसका जिक्र नहीं है, इसलिए ये जुमला पैसिव वॉइस हुआ। ठीक हो गया जी, एक तो ये हो गया। तो मैंने ये देखो यूज्ड लिखा हुआ थर्ड फॉर्म ही है, तो पहला कॉमन पॉइंट ये है, इसको मैं लिख लेता हूं कॉमन पॉइंट्स। वो कॉमन पॉइंट्स क्या हैं कि पहली फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक हो गया जी। दूसरी चीज, सेम हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड, वही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं बट विद लिटिल एडिशन, वही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। अब ये जुमला मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है, वही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं मगर लिटिल एडिशन के साथ। यानी अगर कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें इज आर एम यूज हो रहा है प्रेजेंट में, तो उसकी पैसिव वॉइस में भी इज आर एम यूज होंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वाज वर यूज हो रहे हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, एडिशन होगी, वो एडिशन में भी बता देता हूं आपको। ये दो पॉइंट आपने जहन में रख लेने हैं। तीसरी बात ये जहन में रखो कि पैसिव वॉइस में जनरली ये पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट्स पे नहीं आ रही है, जनरली ये जहन में रखें, बल्कि जनरली नहीं, सिर्फ जनरली वैसे ये जहन में रखें कि ओनली 9 टेंसेस हैव देयर पैसिव वॉइस या फॉर्म। 9 टेंसेस में सिर्फ 9 टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, दैट्स इट। जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं होती, ये ज़हन से निकालो। तो बेसिकली आपको 9 टेंसेस से देखना है। अब 9 टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लेता हूं कंटिन्यूस टेंस पे, गौर से देखो। कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस टेंस में सॉरी जो प्रेजेंट है इज, आर, एम और पास्ट में वॉज और वर है,
इसमें जो लिटिल एडिशन होगी वो होगी बीइंग की. सो द प्लान इज बीइंग मेड, it is being reflected, it is being decided. Nowadays a discussion is being conducted in colleges. ठीक है ना. तो ये सब में is being, are being, and am being, and was being, and sort of these करते हैं. ठीक है कि नहीं. ये आप लोगों के मैसेज अभी फिर मुझे देखा, एकदम मेरी नजर पड़ी है, मैसेजेस आ रहे हैं. किसी का मैसेज आ रहा है कि जी क्या हो गया, एक ने क्या कह दिया है. बेटे आप मैसेज ना करो, आप लोगों का ध्यान ही नहीं लगता इस बात के ऊपर. माय फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू द पार्क इज में सब्जेक्ट आई होगा या फिर माय फ्रेंड. ओ माय गॉड. ये बेटा आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स पहले लेक्चर के बाद पूछ रहे हो. व्हाट शुड आई टेल यू, व्हाट शुड आई टेल यू, मेन सब्जेक्ट क्या होगा. आई टोल्ड यू द रूल्स, 20 रूल्स मैंने लिखवाए थे. काइंडली उसको जाके जरा स्टडी करें, आपको पता चल जाएगा वो रूल्स क्या थे. नंबर 1. दूसरे एक ने क्या मैसेज किया है, सर कुछ अदर टेंसेस भी होते हैं, डिस्कस करें कुछ एज गॉड ब्लेस यू. ओ भाई इस तरह से नहीं होता, वो टेंसेस नहीं होते. ठीक है कि नहीं. और ये वैसे जो है ये गॉड ब्लेस यू, ये तो सीधी सीधी प्रेजेंट डेफिनेट की दुआ है. बहरहाल ये आप बेसिक फॉर्मूले पढ़ें और फिर जाके थोड़ी डायमेंशंस ग्रामर की देखें तो आपको ये बातें समझ आ जाएंगी. अगर हमने इस तरह से छोटी छोटी डिटेल्स में गया तो वो नॉट बी पॉसिबल. ठीक है जी. आप लोग जी इसको मैं जी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस खत्म करना है इसको मैंने लाजमी कुछ चीज़ों को बता के. आप लोग इसको अभी चैट को रोकें. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो ये ज़रूर रखें कि कंटिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर बीइंग का इजाफा होता है. जो फ्यूचर का कंटिन्यूस है, जो विल बी से शुरू होता है, उसका और उस पर कोई बीइंग का इजाफा नहीं होगा. दैट्स इट. सो इसका मतलब है इसका स्कोप नैरो हो गया कि कंटिन्यूस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस की पैसिवाइज होगी. एक तो बात आप ये ध्यान रखें. जो परफेक्ट हैं, अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो परफेक्ट के अंदर वो जो हैज होता है, हैव होता है प्रेजेंट के अंदर, पास्ट में हैड होता है, फ्यूचर में विल हैव होता है या शैल हैव होता है. इनके आगे जो लिटिल एडिशन होगी वो होगी बिन की. दैट्स इट. सो इट हैज बीन डिसाइडेड इन द क्लास दैट दिस, क्लास में ये फैसला किया गया है दैट नो क्वेश्चन वुड बी आंसर्ड, कि किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा. राइट. समझ आ गई. तो ये उनकी परफेक्ट टेंसेस में हैज और हैव के साथ या विल हैव के साथ बिन का इजाफा हो जाता है. और जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उनका तो होता नहीं. अब आ जाता है इंडेफिनिट. इंडेफिनिट रह गए. इंडेफिनिट के अंदर जो प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनिट है, उनमें जो कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब थे, यानी प्रेजेंट के अंदर इज, आर और एम, और पास्ट के अंदर वॉज और वर, उनको इस्तेमाल किया जाएगा विद थर्ड फॉर्म. जैसे मैंने अभी ऊपर यूज किया है, ये देखो, अभी ऊपर मैंने यूज किया था कि किधर गया जी जुमला, ये ऊपर इधर इधर सॉरी चला गया वो जुमला मैंने यहाँ पे लिखा था. हाँ ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. ती है आ गया ना. और कौन इस्तेमाल करता है नहीं पता, तो ये पैसिवाइज होगी, इस्तेमाल की जाती है. तो देखो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया. नीचे भी यही हुआ, सेम हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे. इसी तरह प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूस के यूज होंगे. ठीक है जी. और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूस के यूज होंगे, विल बी. सो चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूस के यूज होते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस में भी वही यूज होंगे, बीइंग का इजाफा बस नहीं होगा. यानी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होगा, इट विल बी. अगर मैं ये लिखूं इट विल बी डिसाइडेड, तो ये दोनों में, फ्यूचर के इंडेफिनिट में भी और फ्यूचर के कंटिन्यूस में भी यही यूज होगा. दैट्स इट. इट विल बी डिसाइडेड, ये फॉर बोथ इट कैन बी यूज्ड. ठीक है जी. तो ये है जी आपके टेंसेस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पैसिवाइज है. ठीक है. अब मैं अगर आपके सामने एक जुमला लिखूं, गौर से ये जुमला देखना. लेट मी राइट दिस सेंटेंस. असूल पता होना चाहिए, लफ्जों को फिर आपने असेस करना होता है. जब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस फॉर्म में आएंगे तो आपने उनको असेस करना है और असेस करके आपने जवाब दे देना है. अब यहां पे देखें, most of the time
I think I reflect that. बोलते जाइए, देखते जाइए। मोस्ट ऑफ टाइम, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वक्त मैं ये गौर करता हूँ, या ऑफ्टन आई रिफ्लेक्ट दैट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इन फैक्ट, ये गौर से देखना, इन फैक्ट वी आर कंडीशनड लाइक दिस। असल में हमारी माइंड कंडीशनिंग ही ऐसी कुछ होती है, अब खुद ब खुद तो नहीं हो जाती, किसी ने की है तो हमने इसको पैसिव यूज किया। वी आर कंडीशन लाइक दिस, हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है। यानी कोई कंडीशनिंग करता है, वो कौन करता है? वो कल्चर करता है, टीचर करते हैं, माँ बाप करते हैं, साल करते हैं, लेकिन जिक्र नहीं है। तो वी के साथ आर लगा के कंडीशन लगा दी, यानी प्रेजेंट डेफिनेट का मैंने पैसिव लगाया। ठीक है कि नहीं? वी आर बिफूल्ड, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, हमें अक्सर बेवकूफ बनाया जाता है, हमें गुमराह किया जाता है। ये कंडीशन लाइक वी आर बिफूल्ड। These days, same practice is being done, आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। These days, आज के दिनों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, we are not guided, हमें गाइड नहीं किया जाता। तो ये देखो, ये जो हमारे, अब ये उर्दू में अगर मैं पढ़ूंगा कि अक्सर औकात में गौर करता हूँ कि हम लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, असल में शायद हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसी हो गई की जाती है, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, और आजकल भी यही कुछ हो रहा है, हमें गाइड ही नहीं किया जाता। देखा, ये पैसिव वॉइस सारी यूज हुई है, राइट? ये अगर आपको पैसिव वॉइस का पता हो कि ये स्टाइल है, तो आप अपनी बात को इस अंदाज में कह सकते हैं। अब टेंसेस जब आपके पास आएंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो आपने ये असूल याद रखना है कि पहला असूल क्या है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। जिस टेंस की पैसिव वॉइस होगी, आप उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ चेक करें कि जो रेलेवेंट इजाफा है, जैसे बीइंग का इजाफा इज आर एम वाज के साथ करना हो गया है कि नहीं हो गया। शैल हैव, जहां पे हैज हैव हैड नजर आए वहां पे बीन का इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है कि नहीं? इस तरह की चीजों को आपने चेक करना है, तो आपको रेलेवेंट पैसिव वॉइस का पता चल जाएगा। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स की अगर हम बात करें, ये मैं सारी अपनी इरादे आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। अगर मैं अपने इरादे को एक्सप्रेस करूं, ये साउंड आए, मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे देखना है, मुझे सोचना है, और उनमें कोई कंपल्शन शामिल ना हो, कोई मजबूरी शामिल ना हो, तो मैं ये यूज करूंगा प्रेजेंट में, इज टू, इज टू, आर टू, एम टू, और पास्ट में वाज टू, वर टू। मुझे अभी जाना है, आई एम टू गो नाउ, आई एम टू गो नाउ। उसे अभी इधर आना है, ही इज टू कम हियर, उसे अभी यहाँ आना है, उसे अभी काम मुकम्मल करना है, ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क येट, ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क येट। ये होगा जब आपकी कंपल्शन हो, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी वाज वर आ जाएगा। अगर वो कंपल्शन हो कि हर हाल में जाना है, लाजमी जाना है, तो हैज टू हैव टू प्रेजेंट भी आएगा और पास्ट में हैड टू आएगा। हैज टू हैव टू प्रेजेंट भी आएगा और हैड टू। मुझे लाजमी जाना है, आई हैव टू गो, मुझे लाजमी जाना था, आई हैड टू गो, ये कंपल्शन के लिए आ जाएगा। इसी तरह हैज टू, हैव टू और हैड टू एक और काम के लिए भी यूज होता है। जब आप कंपल्सिव के अलावा, कंपल्शन के अलावा कंपल्सिव रूटीन की बात करें, तब भी हैज टू हैव टू इस्तेमाल होता है। सिर्फ हैज टू, हैव टू और हैड टू की बात कर रहा हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना है, लाजमी, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये होगी कंपल्शन। मुझे सुबह उठना पड़ता है, ये भी कंपल्शन है, लेकिन ये कंपल्सिव रूटीन है, तब भी ये यूज करेंगे, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, कैसे पता चलेगा कि ये कंपल्सिव रूटीन है या कंपल्सिव है, कंपल्शन है? देखो, कॉन्टेक्स्ट बताता है कैसे। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बता रहा है कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, डेली बता रहा है कि कंपल्सिव रूटीन है, उठना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट पे बेटे नजर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सेम इज द केस विद हैड टू। मुझे जाना था इसलिए मैं चला गया, लाजमी जाना था, आई हैड टू गो, दैट्स व्हाई आई डिडंट स्टॉप, मैं नहीं रुका, मुझे जाना था लाजमी। इसी तरह कंपल्सिव रूटीन के लिए भी, मुझे पीएमए में कैडेट था तो जल्दी उठना पड़ता था, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज कैडेट इन द पीएमए।
तो हैड टू उठना पड़ता था। ठीक हो गया जी। विल हैव टू शैल हैव टू फ्यूचर के लिए आएगा, और विल हैव टू और शैल हैव टू के लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है आई वी के साथ शैल आता है और नॉर्मल में और ही शी इट के साथ विल आता है। ठीक है, अगर आई वी के साथ लाजमी करना हो तो आप विल कर देते हो, और ही शी के साथ लाजमी करना हो तो आप शैल कर देते हो। वो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। मुझे जाना होगा आई शैल हैव टू गो, मुझे लाजमी जाना होगा आई विल हैव टू गो। रिवर्स कर दो, बस इतनी सी बात है। गोइंग टू अबाउट टू भी इसीलिए आएगा जब आप कोई फ्यूचर का अगला प्रोग्राम बता रहे हैं, मैं जाने लगा हूं, आई एम गोइंग टू गो, आई एम गोइंग टू गो, जिसको आप अंग्रेजी में अमेरिकन में पढ़ते हो गोना। आई एम गोइंग टू गो देयर, मैं वहां जाने लगा हूं, मेहमान आने लगे हैं, गेस्ट्स आर गोइंग टू कम। वो तकरीर करने लगा है, ही इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच। काबीना का इजलास होने लगा है, द कैबिनेट मीटिंग इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, इज गोइंग टू, इसको पैसिव कर दिया तो मैंने बी कर दिया, कंडक्टेड। अबाउट टू में होगा ट्रेन आने वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, वो जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। ठीक है, यूज टू का मतलब दो तरीके से इस्तेमाल होता है। तो यूज टू के लिए एक फॉर्मूला ये है, एक ये है आई यूज, सॉरी, वी यूज टू प्ले टुगेदर इन आवर चाइल्डहुड, एक ये है, और एक ये है आई एम यूज टू लिसनिंग टू म्यूजिक। ये जेन में रख लो ये जुमले। ये जो जुमला है, इधर इधर देखो, वी और यूज टू के दरमियान और कुछ नहीं आ रहा, वी और यूज टू के दरमियान कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी यूज टू इटसेल्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हुआ है, और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब ऐसी शक्ल हो, ये वाली शक्ल जेब में रख लो, यूज टू और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो जुमला पास्ट रूटीन एक्टिविटी को शो करता है। हम बचपन में खेला करते थे, ये साउंड, खेला करते थे, मैं सोचा करता था, आई यूज टू थिंक, तुम मेरी तरफ आया करते थे, यू यूज टू कम टू मी, ये रूटीन एक्टिविटी के लिए यूज होता है पास्ट में। ठीक है, जब इनके दरमियान कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे कि इज आर एम या वॉज वर आ जाए, और आगे फोर्थ फॉर्म लगी हो, या दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे कह लो कि आई एम लिसनिंग के दरमियान, यानी कंटिन्यूस के दरमियान में यूज टू लगा दो, तो ये हैबिट को शो करता है, शौक को शो करता है, डीप इंटरेस्ट को शो करता है। मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, मैं म्यूजिक सुनने का बहुत आदी हूं, ये इस सेंस में यूज होगा। पास्ट में होगा तो आई वॉज यूज टू लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनने का आदी था, म्यूजिक सुनने का शौक था। आदत होना, शौक होना और चीज है, रूटीन होना और चीज है। रूटीन ये है, तो ये शक्लें आप याद रख लें। ये आदत और शौक के लिए प्रेजेंट में पास्ट, पास्ट में वॉज हो जाएगा, प्रेजेंट में एम है, आर हो जाएगा या वर हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए है, और ये रूटीन एक्टिविटी को शो करता है। अब इसी यूज टू की जगह, इसी यूज टू की जगह या यूज टू लगाओ या ये वुड लगा दो, एक ही बात है। वी यूज टू प्ले टुगेदर इन आवर चाइल्डहुड, बचपन में खेला करते थे। वी वुड प्ले टुगेदर इन आवर चाइल्डहुड, इकट्ठे खेला करते थे बचपन में। कैसे पता चलेगा कि वुड इस सेंस में हुआ है? चाइल्डहुड से कॉन्टेक्स्ट बता रहा है आपको। ठीक है जी, वुड फ्यूचर में भी यूज होता है, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, आई वुड कम टू यू। कब इस्तेमाल करते हैं वुड फ्यूचर में? जब आपको डाउट हो, कंफर्मेशन ना हो, तो आप वुड इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी। कैन, कुड, ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं। कैन प्रेजेंट में यूज होता है, आई कैन हेल्प यू, आई कैन थिंक ऑफ, पॉसिबिलिटी को भी शो करता है, प्रोबेबिलिटी को भी शो करता है, एबिलिटी को भी शो करता है। आई कैन ड्राइव कार, गाड़ी चला सकता हूँ। गेस्ट कैन कम, गेस्ट आ सकते हैं। कुड पास्ट में यूज होता है, मैं कर सकता था। आई कुड हेल्प यू या यू कुड हेल्प मी, तो मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते थे। जबकि मे और माइट प्रेजेंट में यूज होंगे लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल मे प्रेजेंट में यूज होगा जब आप हायर पॉसिबिलिटी यूज करते हैं प्रेजेंट में। बादल भरे हुए आसमान पे, तो मैं कहूंगा इट मे रेन टुडे। अगर बादल कम है, चांसेस कम है बारिश होने के, तो मैं कहूंगा इट माइट रेन टुडे। सो चांसेस ज्यादा पॉसिबिलिटी के हों तो मे, चांसेस कम हो तो माइट। जबकि कैन कब है? ये जनरलाइज्ड फॉर्म में है,
ये लेवल को नहीं डिटरमिन कर रही, जनरली बता रहा है एबिलिटी को या पॉसिबिलिटी को। जबकि मे क्या है, हायर पॉसिबिलिटी को बता रहा है। बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। बारिश हो सकती है, कम चांसेस है, इट माइट रेन टुडे। मे और माइट खुद इंटेंसिटी को बता रहे हैं। ठीक है जी। तो इन सब की पैसिवाइज करने में आपने बी लगा दिया और थर्ड फॉर्म लगा दी, तो पैसिवाइज हो गया। इनकी पैसिवाइज याद रखिएगा। अब जो इससे रिलेटेड आखिरी बात है और फिर मैं खत्म करूं, यही चीजें काफी हैं आपके लिए, कम से कम इनको बेसिक्स का पता हो आपको, ताकि आप पैसिवाइज कर सकें। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बल्कि इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, इनको मैं सेपरेट कर देता हूँ। शुड, मस्ट और ऑट टू के आगे अगर मैं कुड भी ऐड कर लूं, अगर मैं वुड भी ऐड कर लूं, अगर मैं माइट भी ऐड कर लूं, यानी इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, इसको रहने देता हूं। कुड, माइट, वुड। ठीक है। इन सब के साथ अगर हैव लगा हो तो थर्ड फॉर्म लगेगी। पहली बात तो ये ध्यान में रख लें। और ये पास्ट के सेंटेंसेस होंगे इन एक्टिव वॉइस। ये पास्ट है। तुम्हें सच बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन द ट्रुथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। यू मस्ट हैव स्पोकन द ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, जोर दिया जा रहा है। यू आर टू हैव स्पोकन द ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। यू कुड हैव स्पोकन द ट्रुथ, तुम सच बोल सकते थे, स्ट्रेस किया जा रहा है। यू माइट हैव स्पोकन द ट्रुथ, हो सकता है तुमने सच बोला हो। यू वुड हैव स्पोकन द ट्रुथ, तुमने सच बोला होगा। ठीक है। तो जब भी इनके आगे हैव लग जाए और थर्ड फॉर्म लगे, ये कंडीशन है, तो ये पास्ट होगा मगर एक्टिव में होगा। अगर इनकी पैसिवाइज करनी है तो सिर्फ एक इजाफा करें। आपको कहां पे कह दिया कि ऑफ आएगा, मेड ऑफ, यानी विदाउट, आई डोंट नो क्यों, कौन सी रीजन है, दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हो। यू वर राइट। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आपके जहन में है उसके मुताबिक चलें। अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक लग रही है, और बाकी जो मैंने रूल बताया उसको फॉलो करें। देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूजन ऑफ, मेड बाय, मेड फ्रॉम। आई मीन व्हेन यू आर सिलेक्टिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज के अंदर से कुछ चीज निकाल रहे हैं, से ले रहे हैं, तो दैट इज फ्रॉम। वो ऑफ से पहले कुछ और लगा होगा, तब ऑफ आ सकता है, वरना इस तरह नहीं आ सकता। आपका ठीक है प्रपोजिशन जी। ये 2 मिनट के बाद मैं इसको चेंज करूंगा, आप आंसर देखिएगा। अब अगर आपने ये पढ़ लिया जी, तो आपके सबने पढ़ लिया होगा। एंड नाउ आई शो यू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये पढ़ ले। अभी मुझे जवाब नहीं बताएं मुझे, जनाबे वाला मेहरबानी कीजिए, मैं खुद आपको बताऊंगा। आप अपने पास ऑप्शन रखें, प्लीज डोंट टेक्स्ट मी द आंसर्स। आप आंसर सेलेक्ट करके रख लें। ई तक ऑप्शन है, आपने कैसे सेलेक्ट कर लिया? ई तक ऑप्शन है, इसलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करते हैं। जी अमीर, थैंक यू। सो ऑप्शन एक आपने इस पर से सिलेक्ट करना है, कीप योर आंसर्स विद यू। मैं आपको खुद बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन 1 के बाद अब आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर 5 seconds. I'm going to question number 2. This is question number 2.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज, ये सिलेक्ट कर लें। जी, शुड आई टेल यू द आंसर्स? आपको आंसर्स बताऊं जी, अगर आपने नोट कर लिए तीनों के? ओके, नाउ रेडी फॉर द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का है बी फॉर बैट। क्वेश्चन नंबर 1 का है बी फॉर बैट। क्वेश्चन नंबर 2 का है ई फॉर एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है डी फॉर डॉग। सो BED, अगर इसको मिलाएं तो एब्रीवेशन बेड बनता है, राइट? जी, मैंने सिर्फ जवाब खुद से बताया, स्क्रीन कैसे मूव होगी, स्क्रीन मैंने मूव नहीं की ना। ठीक है जी, ओके, जस्ट ये आइडिया देना था। नाउ कम बैक टू दिस। अब मैं आपको जल्दी से कुछ असूल बता दूं मॉडल वर्ब्स और उनके बारे में। लेट मी फिनिश दिस ताकि आप फिर लोग प्रैक्टिस कर सकें आज की जो लेक्चर के अंदर। बिफोर आई स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई लेक्चर, बिकॉज हमने कंप्रीहेंशन भी कंप्लीट कर दिया, हमारी वोकैबुलरी भी होगी, ग्रामर की चीज़ होगी, ये थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बतानी थी। लेट मी टेल यू कि 2 बातें आप जेहन में बिठा लें। सबसे पहली बात ये है कि you all are those students who have gone through the whole subject of composition, right? And the whole process took about 4 months, a period of 4 months. And some might have taken more than that, might have taken extra 2 months, whatsoever the case is. The point is कि आप एक लंबे अरसे से गुजरे हैं, you have gone through the whole period, and you must have grown up, you must have become mature, and you must have gone through some books of the grammar, and you might have improved also the grammar. और अगर आपने अभी तक इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया तो ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया कि हो जाना चाहिए था अब तक। तो यानी अगर आप इस वक्त बहुत छोटे छोटे सवालों में उलझे रहेंगे तो ये बड़ा सोचने वाला टाइम है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इतने टाइम के बाद वैसे ही बंदे की ग्रामर और इंग्लिश को इम्प्रूव उसको हो जाना चाहिए। ठीक है जी, ये मैं बात कर रहा हूँ। रुके जी, अभी मैं नाम नहीं बच्ची का लूंगा। जिसने भी बच्चे ने मुझसे पूछा ये बुक्स बेस्ट बता दें ग्रामर की, दिस इज सबसे नेगेटिव क्वेश्चन ये है, यानी सबसे कमजोर क्वेश्चन ये है। क्यों है? पहली बात मैं बता रहा हूं कि 6 माह गुजर चुके हैं या 5 माह गुजर चुके हैं, ये चले 4 माह गुजर चुके हैं। अगर अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाए, अगर टीचर ने नहीं भी बताया, मैं कहता हूँ जी सारा कसूर ही टीचरों का है, लेकिन अगर आप खुद से ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सी ग्रामर की बेस्ट बुक होगी तो ये बहुत अफसोस की बात है। You should have chosen, you should have decided, because all grammars are the same book. ये हम लोग हवा बना लेते हैं, ये रेन एंड मार्टिन अच्छा है, एक्सप्लोरिंग वर्ड अच्छा है, रेमंड मर्फी नाम हम भी लेते रहते हैं, बट गलत है। आपको ग्रामर की सब पता है, बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही पता होना चाहिए, आपको टेंसेस सही आनी चाहिए, वॉइसेस सही आनी चाहिए, मॉडल वर्ब्स आनी चाहिए, नरेशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। इनकी प्रैक्टिस अगर एक दफा किया हो तो व्हाट विच एवर द बुक इज, हर ग्रामर की बुक एक ही बात करती है, कोई डिफरेंट चीज नहीं होती। 2-4 पॉइंट डिफरेंट डायमेंशन से ज्यादा बता दी हो तो बता दी, बातें सब एक ही होती हैं। प्रपोजिशन के रूल सारी किताबों में एक ही होंगे, 12 टेंस है, पूरी दुनिया की किताबों में 12 टेंस ही होंगे, राइट? कंडीशनल सेंटेंस सब जगहों पे एक ही होंगे। ये सवाल इस लेवल पे कि ये ग्रामर की कौन सी किताब अच्छी होगी, बेटे पहली बात तो पूछनी चाहिए, क्योंकि अब तक आपको सिलेक्ट कर लेनी चाहिए थी। इस वक्त तक आपके पास ग्रामर की किताब सिलेक्ट होनी चाहिए, आपको अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने टेम्परामेंट के मुताबिक एक किताब सिलेक्ट करके रखनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक बात तो ये है कि ये चीजें आपकी पहले होनी चाहिए, अगर ये रहती हैं तो ये आपको इस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इवन टीचर्स ने भी ग्रामर अगर पढ़ाई है, और जो मैं भी कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि आप इन लेक्चर्स पे रिलाय करें खाली। ये लेक्चर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं हाउ टू मूव ऑन, रेस्ट पार्ट इज योर्स।
इट डज नॉट मीन कि आप अपने आप को इन पे कन्फाइन करके बस खत्म हो गया, बस तैयारी होगी, बस 4 क्वेश्चन करूंगा और ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको चाहिए, यू मस्ट लुक डीप इनटू दिस। ग्रामर की बुक उठा के इन चीजों से रिलेटेड जितनी डायमेंशन है उनको पढ़ लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही तरह से पढ़ लें। अब नाउन, प्रोनाउन, कलेक्टिव नाउन, ये मैंने आपको बताए हुए सारे। अब फॉर एग्जांपल मॉडिफायर है, तो मॉडिफायर्स में मैंने आपको रिलेटिव या वो पैरेललिज्म के अंदर, प्रोनाउन एग्रीमेंट के अंदर मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सारों की समझ दी हुई है। अब जनरलाइज फॉर्म में तो सारी चीजें बता दी गई हैं, बट स्पेसिफिकली अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो इन चीजों को जरूर जाके चेक करें। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रामर के अंदर 10,000 से ज्यादा रूल्स हैं। 10,000 रूल सारे पढ़े नहीं जा सकते अगर उस तरह से चला जाए। ये होता है उसका क्रक्स निकाल के जो चीजें आपकी चेक होती हैं वो देखी जाए, उस पर फिर आपको रीडिंग स्किल्स बनाने, इंप्रूव करने चाहिए, और ग्रामर की बुक्स को खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करके उसके अंदर जो डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं उनको असेस करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक के गिर्द ही रिवॉल्व कर रही होती है, वो सेपरेट नहीं होती। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर 10,000 रूल्स हैं तो हॉट टू, नरेशन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि नरेशन मैंने आपको पता है पहले स्टार्ट में मेरे 2 लेक्चर उसके ऊपर होते हैं, वो मैंने करवा दिए हैं, वो मैंने डिलीट कर दिया बेटा, स्लाइड नहीं थी, मैंने इसी के ऊपर लिखा था खुद से, वो नोट नहीं किया था। अच्छा 1 मिनट इसको चेक करते हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हो सकता है उसका, लेट मी चेक अंडू, ये ले जी आ गया, नोट कर लें जी, शॉर्ट ले लें, टेक इट। टेक इट जी, ओके, मैं डिलीट कर दूं अब। अच्छा जी देखें, आप गौर से सुने, ये जो शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, गौर से देखिएगा। अच्छा जी, शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, इज टू है, आर टू है, एम टू है, हैज टू है, हैव टू है, फिर वॉज टू है, वर टू है, हैड टू है, विल हैव टू है, शैल हैव टू है, गोइंग टू है, अबाउट टू है, यूज टू है, ठीक है जी, कैन है, कुड है, उसके बाद मे है, माइट है, वुड है। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखें कि इन सब के साथ वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आए, पहला पॉइंट तो ये ज़हन में रखें, फर्स्ट फॉर्म अगर इनके साथ वर्ब की, पहला तो ये ज़हन में रखें, बल्कि आए क्या है, आती ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ फॉर्मूला ये ज़हन में रखना है आपने, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने अभी आपको बताया था ना कि सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अभी अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में ये बताया कि पूरी अंग्रेजी इस पे बेस करती है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ऊपर, ये बताया ना मैंने आपको। और मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया कि हेल्पिंग वर्ब, यार आप लोग मेरा सवाल पहले सुना करें, मैसेज चैट को ऑफ करना है, क्योंकि मैं नाम नहीं लेता, आप देख ले मैंने किसी का अभी तक नाम नहीं लिया कि कौन क्या कह रहा है, बहुत कम केसेस में मैंने नाम लिया, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन आप लोग जब बीच में सवाल करते हैं इसका मतलब आपकी तवज्जो ही नहीं है, ये भी बता दें, वो भी बता दें, ये भी बता, भाई सारा बता रहा हूँ, सुनते तो जाओ ना यार, बेसिक असूल तो समझो। चैट ऑफ करें जी इनकी, इनको फिर ये मुझे भी कंफ्यूज करते हैं, वो एकदम मेरे सामने मैसेज पॉपअप करता है, मैं उधर ध्यान चला जाता है। पूरे सेंटेंस के अंदर ये 2 चीजें मैटर करती हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन को और टाइम के बारे में बताता है, और उसके मुताबिक वर्ब की शक्ल बदल जाती है। तो ये सारे जो हैं ये मॉडल वर्ब कह लो, है हेल्पिंग वर्ब ही, राइट, हेल्पिंग वर्ब ही। हेल्पिंग वर्ब ही है ये सारे, ठीक है। अब मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं कि इन तमाम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी वर्ब की, एक बात। दूसरी, और जब आएगी ये सारे जुमले एक्टिव वॉइस होते हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखें कि इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये जुमला एक्टिव वॉइस होता है। और इन्हीं की अगर आपने
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं, फॉर एग्जाम्पल ये सब के साथ अगर मैं बी लगा दूं तो मैं थर्ड फॉर्म लगाऊंगा और वो सब के सब पैसिवाइज हो जाएंगे, वो सब के सब पैसिवाइज हो जाएंगे। यानी इनमें से मैं किसी के साथ भी अगर मैं बी लगा दूंगा तो मुझे थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो ये जुमला पैसिवाइज का हो जाएगा। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव क्या और पैसिव क्या है। ये सारे के साथ if I use first form of verb, that sentence is called active voice। और ये देखो मैंने जुमला भी पैसिव वॉइस में बोला, that sentence is called, वो जुमला कहलाता है। अगर मैं इनकी पैसिव शक्ल बनाना चाहता हूं, मुझे इन्हीं के आगे बी का इजाफा करना पड़ेगा एज इट इज, और आई यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये जुमला पैसिव वॉइस बन जाएगा। और अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्कूल क्लियर हो गया तो आपको ये पता है कि अंदाज़े गुफ्तगू कौन सा है। ठीक हो गया जी। अब दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो पहले तीन लफ्ज हैं शुड, मस्ट और ऑट टू, ये यूज होते हैं सजेशन, प्रपोजल या एडवाइस के लिए। सजेशन, प्रपोजल और एडवाइस, जिस जुमले में आपको सेंस कन्वे करना हो, तजवीज का, प्रपोजल का, राय का, ओपिनियन का, वहां पर इन तीनों में से कोई एक लगा दें। मिसाल के तौर पर अब तुम जाओ, ये सजेशन है, ये है लेकिन इनफॉर्मल स्टाइल। फॉर्मल में मैं कहूंगा तुम्हें अब जाना चाहिए, तो फॉर्मल लफ्ज़ में रख लें, चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई गौर से करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, ये सब जो चाहिए ये तो फॉर्मल वर्ड है। लेकिन इनफॉर्मल में भी तो आ सकता है ना, और आपको ट्रांसलेशन के असूल पता होने चाहिए। बात कभी इनफॉर्मल सेंटेंस लिखा हो तो कैसे पहचानोगे? टीचर्स ने तो आपको ता है ती है पे लगाया हुआ है, तो मैं तो वैसे नहीं लगाना चाहता। तो मैं आपको एक असूल बता रहा हूँ कि आप ता है ती है या चाहिए वाले लफ्ज ना पकड़े, वो कि फॉर्मली यही लफ्ज आते हैं। आपने सेंस करना जुमले में एडवाइस है, सजेशन है, प्रपोजल है। मिसाल के तौर पर कि तुम अपने भाई की मदद करो, तुम अब जाओ, ठीक है कि नहीं, ये सारे सजेशन वगैरह के जुमले आ जाते हैं। ठीक है, तंग मत किया करो, ठीक है, ये सब जुमले बेसिकली यही कह रहे हैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहिए। तो इनमें आप शुड, मस्ट और ऑट टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता देते हैं। एक बात। दूसरी बात, इनमें डिफरेंस क्या है? जब आप जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करें शुड लगा दें। अगर आपको पता है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है या आप उसको स्ट्रेस करना चाहते हो तो मस्ट लगा दो। ठीक है, अगर आपको पता है वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेस करना चाहते हो मस्ट लगा दो। लेकिन अगर वो बात दुनिया के किसी कोने में भी इखलाकियात में या तो आती है या अखलाकियात में शामिल की जा सकती है, तो शुड मस्ट की जगह ऑट टू लगा दो, ऑट टू लगा दो। मैं समझा रहे हैं जनाब, फिर तुसी मैनू मैसेज करे जा रहे हो, मैं कह चैट बंद कर दो ना अभी। इन बच्चों को समझ नहीं आती, मुझे डिफरेंस बता, मैं डिफरेंस ही तो बता रहा हूँ। इसका मतलब है आप मेरा डिफरेंस नहीं सुन रहे थे, आप सवाल लेकर रहे थे। वही बात है कि माइंड आपको अर्ज कर रहा है, आप सवाल लिख रहे हो मेरी, हालांकि पूरी बात में मैंने यही बात समझाई है। आई एम नॉट नेमिंग यू, बच्चे बता तो रहा हूं कि डिफरेंस ये है कि जब आप जनरलाइज फॉर्म में करोगे तो शुड लगा दो। जैसे एमी कहते हैं ना, एमी बात गल करती है, एमी और पढ़िया करो, और पढ़िया करो, ध्यान दिया कर, पढ़ा करो, ध्यान दिया करो, यानी पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो शुड लगा दो, जनरल है। मैं आपको समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट बात है तो मैं कहूंगा यू मस्ट फोकस, यू मस्ट स्टडी, ये जोर दे रहा हूँ, या वो बात इंपॉर्टेंट है इसलिए शायद मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो बात इखलाकियात के जुमरे में आएगी तो फिर मुझे ऑट टू लगाना ज्यादा मुनासिब है। अब उसके लिए आपको असेस करना जुमले को। मिसाल के तौर पर क्रिकेट खेला करो, मैं कह सकता हूँ कि यू शुड प्ले क्रिकेट। मैं तुम्हें सेहत के बारे में कहना चाहता हूँ, मैं कहूंगा यू मस्ट प्ले क्रिकेट, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता यू ऑट टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में अखलाकियात में नहीं आता क्रिकेट खेलना। तो ये मुझे अपनी सेंसिबिलिटी इस्तेमाल करनी है कि जो चीज अखलाकियात में है या आ सकती है उसके लिए तो ऑट टू लगाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज मुझे शुड और मस्ट में से कोई इंतखाब करना, और इंतखाब बेसिस पे होगा। जनरल है तो शुड, इंपॉर्टेंट है तो मस्ट लगाएं। अब ये डिफरेंस क्यों पता होना चाहिए? क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब आप डिफरेंस समझे बगैर यूज करेंगे तो पूरे कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग में फर्क पड़ जाएगा। इसी तरह अगर रीडिंग कंटेंट है और आपने इसको डिफरेंस नहीं पता, एक ही सेंस में लिया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट पे कुछ और बता रहा है और आप सवाल का जवाब सही नहीं दे पाएंगे। इसलिए पता होना चाहिए कि ये कब यूज हुआ है, ये फर्क का पता होना चाहिए। खुद लिखते हुए भी,
वरना आपने फॉर एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और शुड लगाते जा रहे हैं बार बार, तो गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस वीक हो जाएगा। या पूरे जुमले में, पूरे पैराग्राफ में अखलाकियात पे इतना भाषण दिया आपने और एंड यूज एक दफा भी ऑट टू नहीं किया बल्कि शुड यूज किया, तब भी गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान होना चाहिए कि कब कहाँ कौन सी चीज यूज करनी है, एक बात होगी। दूसरी चीज, इज टू, आर टू और एम टू कहाँ यूज करते हैं? इज टू, आर टू, एम टू और बल्कि वॉज टू, वर्ड टू को ये सिर्फ टाइम का फर्क है, प्रेजेंट और पास्ट का असूल इनका क्या है वो समझ लो। इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर्ड टू, ये टाइम का जरूर फर्क है लेकिन असूल पीछे एक ही है। मुझे क्लास लेनी है, मुझे क्लास लेनी है, ये मैंने आपको अपने इरादे का इजहार किया है। मुझे तुम्हारी बात भी सुननी है, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी बाजार जाना, म्यूट करती है। अगर ये हो तो फिर मेरे दोबारा समझो कि लाइन नंबर 57 में जाओ और उस जगह पर यंग अपस्टार्ट का लफ्ज उसने इशारा दे दिया कि ये यूज हुआ है। इसके बारे में ऑथर ने एक अपना दावा किया है, आप इस दावे को समझो और समझने के बाद बताओ कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसकी मुखालफत कर रहा है, इसको मुकम्मल तौर पर इसको झुठला रहा है। तो मेहरबानी करो मेरा बेटा, अगर थोड़ी सी उर्दू में ट्रांसलेशन कर लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। ज़हनी तौर पर आपने अंग्रेजी क्या अपने खौफ तारी नहीं रखना, उसका गुलाम नहीं रहना कि नहीं जी मुझे अंग्रेजी में, आपको जैसे सेंस कर सकते हो उसको सेंस करो बस, ताकि आप जवाब दे सको। अगर आप उसको टुकड़े टुकड़े करके सवाल के और उर्दू में ट्रांसलेशन करके समझ आती है तो कोई बात नहीं, चाहे करें, इसको लाजमी करें, अपने लिए आसानी पैदा करें, अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना, जैसे मैंने अभी उर्दू में आसानी करके दिखाई है। सो यू जस्ट लुक एट दिस और फिर उस दावे को समझना है। दावे को समझने के बाद फिर देखना है कि इस दावे को झुटला कौन सा पॉइंट यहाँ पे रहा है, उसकी जो इनकार कौन सा कर रहा है, और वो ऑप्शन होते हैं। तो ये इस तरह से तरीके होते हैं जो आपको चेक करेंगे। देन फंक्शन के बारे में वो कहेगा कि जी अच्छा ये बताओ कि 5 to 6 लाइन के अंदर ये कोटेशन यूज हुई है, द ऑथर ऑफ द पैसेज यूजेस द कोटेशन, ठीक हो गया, ये बता दिया। अब क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन ये है प्राइमरीली एज, कि बुनियादी मकसद क्या है प्राइमरी। अब अगर उसमें वो सेकेंडरी मकसद भी कोई है, उसका कोई तीसरा चौथा मकसद भी है, तो आपने उसको फौरन मकसद देखते ही पिक नहीं कर लेना, आपने इस कीवर्ड को ज़हन में रखना। हमेशा एक असूल याद रखो कि मैंने कंपोजिशन में स्टूडेंट्स को बताया था कि व्हेन यू गो टू द पर्टिकुलर place where the answer you are looking for or probably would be, your job is not to see the answer in isolation. Always see the answer in connection with the keywords of the question. तो क्वेश्चन के कीवर्ड पे आपने उंगली रखनी है कि ये प्राइमरीली पूछा, मैं प्राइमरीली को किसी सूरत में इग्नोर ना करूं, कीवर्ड को इग्नोर ना करूं, ठीक है? क्योंकि असल क्वेश्चन ये है, अगर आपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स को लिंक ना किया, इग्नोर कर दिया, तो जवाब जब आप ढूंढेंगे वो जवाब आपके अंदर, मैं दोबारा लफ्ज वो रिपीट कर रहा हूं जो 5 दफा मैं यहां पर रिपीट कर चुका हूं, कि वो अर्ज तो होती है ना अंदर, फटाफट जैसे एक इशारा मिला जवाब उठा लो, तो वो अर्ज आपको कंट्रोल कर लेगी। डू नॉट लेट द अर्ज टू आंसर अब्रप्टली कंट्रोल यू। फिर आई रिपीट, do not let the urge to answer abruptly control you। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी? तो जो प्राइमरीली मकसद होगा वो आपने वहां पर समझना और उसके मुताबिक ये जवाब देना, क्योंकि यहाँ पर भी डेफिनेटली दो मकसद वहां पे अगर डिस्कस हुए तो यहाँ पर भी 2 मकसद डिस्कस कर दिया हो, लेकिन प्राइमरीली के मुताबिक आपने चेक करना। सो इतना डीप समझना, इतना क्रिटिकली देखना, ये बड़ा जरूरी है। और ये क्वेश्चन होते हैं फंक्शन से रिलेटेड। फिर आ जाएगा जी क्वेश्चन अबाउट द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का मीनिंग बताएं। लाइन नंबर 34 है, वो कह रहा है फॉर एग्जांपल यू गो टू दिस वर्ड फॉलो, तो फॉलो का मतलब अब ये कीवर्ड है मोस्ट नियरली, मींस मोस्ट नियरली, दिस इज द कीवर्ड मोस्ट नियरली। तो जो वोकैबुलरी में मैंने आपको क्लोजेस्ट सिनोनिम बताए थे वो सारे। अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी, जरा मैं पहले
अच्छा जी, सॉरी, मैं जरा उनको टेक्स्ट कर रहा था जो आपके एलएमएस पे लगाएंगे ताकि उनको पता हो। अच्छा, वर्ड फॉलो मोस्ट नियरली मीन्स, तो ये जो मोस्ट नियरली है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर वो वर्ड का मीनिंग आपने उस कॉन्टेक्स्ट में जाके देखना है कि वहां पर इससे रिलेटेड कौन सा मीनिंग बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्टेक्चुअली बताएं। नेक्स्ट जो होगा वो ये है जी कि एक्यूरेसी, ये है वो जो जवाब मैंने आपको कहा था ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में, और ये थोड़ा सा जवाब देने के लिए आपको एक बात को समझना है। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये उससे जो स्टेटमेंट दिए, द साइंटिस्ट आर यूजिंग ए टेक्निक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं ये स्टेटमेंट बताओ तुम ट्रू है या फॉल्स है, ये नॉट गिवन है। अब स्टेटमेंट से मुराद ये नहीं है कि ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी हुई आपको पैसेज में मिल जाएगी। आपने स्टेटमेंट को पूरी तरह समझना है और देखना है कि इस किस्म का जो थीम है वो वहां पर डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ। अब समझना यह है कि अगर तो ये डिस्कस हुआ है तो क्या ये थीम 100% उस थीम से 100% एग्री कर रहा है। अगर ये 100% एग्री कर रहा होगा तो ये ट्रू होगा, 100% एग्री कर रहा होगा तो ट्रू होगा। अगर 100% एग्री नहीं कर रहा, 96%, 98%, 90%, तो ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स भी नहीं होगा। फॉल्स तब होगा जब ये 100% इससे कंट्राडिक्ट कर रहा होगा। सो ये 100% की जो पोलैरिटी है ना, ये याद रखनी है आपने। 100% एग्री करे तो ट्रू, 100% डिसएग्री करे तो फॉल्स, अदरवाइज जो बीच में हो वो भी नॉट गिवन है और जो बिल्कुल ना दिया हो वो भी नॉट गिवन है। सिंपल फॉर्मूला इसका ये है, सिंपल फॉर्मूला इसका ये है। एक सेकंड, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो हो गए क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम इसकी टेक्निक्स के ऊपर। अब यहाँ टेक्निक्स बताने से पहले आई वुड स्टॉप हियर शेयरिंग, और जो मेरे साथ नहीं थे स्टूडेंट्स उनके लिए मैं पीछे से कुछ चीज चलाता हूँ ताकि उनको भी समझ आए, और जो लोग पहले के थे वो भी मुझे समझ लें कि आपने क्या चीज समझनी है। मुझे लेट मी दो तीन चीजें इनको इम्पोर्टेंट बता दूं। अच्छा जी, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों के पास पेन एंड पेपर है तो नोट कर लें सब लोग। जो मेरे साथ रहे वो भी नोट कर लें, जो नहीं है, जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेश लोग हैं, वो भी नोट कर लें कि सबसे पहले कुछ पॉइंट्स समझ लें कि दो तीन चीजों का आपको पता होना चाहिए before you approach a paragraph to answer a question. That always you generally read the question first and to underline the keywords so that you have an idea of what the question is all about, number one. And number two, what is the direction given, ये आपको उससे अंदाजा हो सके। ठीक है, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जनरली बिफोर यू look for the answer in a paragraph, or before you even read the paragraph, do have a look at the question and underline the keywords ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मुझे करना क्या है। आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी से पता चल जाए कि मुझे ये काम करना है, मेंटली तौर पर आप तैयार हो जाए। जो कीवर्ड्स होते हैं उनमें आपने ये बात याद रखनी है